नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। शबे गम से सुनहरे दिन की तावीरें बनाते हैं, हम इन जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं और यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है। यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है। मैं गुलदस्ते बनाता हूं, वो शमशीरें बनाते हैं। जिस तरीके से हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं हमारे बरेली जिले में एक शख्सियत ऐसी भी है जिसने बरेली जिले सहित पूरे उत्तर प्रदेश में मोहब्बत का पैगाम बांटने की कोशिश की है और लगातार तमाम वर्गों से जुड़कर उनके लिए काम करते रहे हैं। तमाम वर्ग, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी से मिलकर रहते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव के पद पर कार्यरत हैं और इसके अलावा समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पर रहकर समाजवादी पार्टी और बरेली के लोगों के लिए काम किया है। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव में इन्होंने 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के लिए टिकट के लिए आवेदन किया है। चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे हैं? नूतन शर्मा जी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अतीक भाई जी। मैंने आपका कुछ मोटा मोटी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आते हैं। नहीं, बात को इजाफा करना क्या है कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, आप किससे हमारी मुलाकात हुई, आपने हमारा इंट्रोड्यूस कराया, आम पब्लिक से हमारी मुलाकात करा रहे हैं। वैसे मैं लगभग 30 वर्षों से सेवा में, राजनीति सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह गंदी राजनीति नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बंटवारा करके राजनीति कर रहे हैं। हमारा एक उसूल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे संरक्षक महोदय जी का, जिन्होंने हमेशा कहा कि हम एक गुलदस्ता पिरोना चाहते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जब ये गुलदस्ता रहता है तो बहुत सुंदर लगता है। बिखरे हुए फूल अच्छे नहीं लगते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक परिवार है, एक हिंदुस्तान की पहचान है। एक देश विदेश में इस चीज़ की, इस संस्कृति की लोग बातें बताते हैं कि साहब हिंदुस्तान में जाके देखिएगा वहाँ कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण है, कैसे हिंदू मुस्लिम सब भाई आपस में मिल बांट के रहते हैं। जब आपके ईद मनती है तो हमें खुशी होती है, हम आपके यहाँ सेवई खाते हैं। जब हमारे होली होती है तो आप हमारे यहाँ की गुजिया खाते हैं। हम बहुत सौहार्दपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं। हम ये गंदी राजनीति नहीं करना चाहते जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी, एक बहुत अच्छी और प्यारी बात कही है कि हिंदुस्तान जो है एक फूलों का गुलदस्ता है। इसी सौहार्द को ये कायम रखना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी सोच है। एक समाज सेवक की ये सोच होना भी चाहिए और एक लीडर की भी ये सोच होना चाहिए, जिससे हमारे देश में समानता हो और हमारे देश के लोग तरक्की कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत में मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आपने 125 कैंट विधानसभा से आवेदन किया है, तो 125 कैंट के लोगों की परेशानियों को आप कितना समझते हैं और इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, मैं पैदाइश मेरी बरेली की है। मैं बरेली के गलियों में पड़ा बड़ा हूँ। मैं सब जगह जाता हूँ। हर गली में मेरे अपने संबंध हैं। हर व्यक्ति में मेरे संबंध है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। हर सर्व समाज से मेरा संबंध बने हुए हैं। मुझे परेशानी आई है कि जब हमारे राष्ट्रीय नेताजी ने 2012 से लेकर 2017 तक जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विकास किया। उनकी सोच है, उनका तरीका कार करने का, वो कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके श्यामतगंज पुल है। श्यामतगंज पुल जो बना, आज उन्होंने बरेली की दो दिलों को एक कर दिया। इसी तरह से हमने देखा कि बरेली में अभी आपने जब से 17 के बाद 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप देख रहे स्थिति क्या कर रखी कि शहर की कोई गली, कोई रोड ऐसी नहीं है जो बिल्कुल साबुत हो। जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ये जो आए, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले ये बोला था गड्ढा मुक्त प्रदेश, और उन्होंने गड्ढा युक्त प्रदेश कर दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गरीबों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को सबकी सुविधाएं दी। उन्होंने नाम बदलने की सुविधा दे दी। अगर ये 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर कैंट से एमएलए बनते हैं तो सबसे पहले कैंट के लोगों के लिए प्राथमिकता से कौन सा काम कराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि शिक्षा के मामले में हमारा कैंट बहुत पीछे है। एक बरेली कॉलेज के अलावा कोई सरकारी शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं है जो हमारे बच्चों के लिए यहाँ का भविष्य उज्जवल बना सके। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब सरकार थी तो ये जेल जब खाली कराई है, शिफ्टिंग कराई तो यहाँ एक IT पार्क खोलने का उन्होंने प्लानिंग करी थी,
उनकी सोच है जब बच्चे पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, और उस सोच पे ही उन्होंने काम करा। यहाँ से ट्रांसफर कराई जेल को, यहाँ नई जगह शिफ्टिंग कराने बाद इस जेल के लिए उन्होंने आईटी पार्क बनाने सोचा। चूंकि आईटी पार्क बनने मतलब एक हब बनता, मतलब बच्चों की पढ़ाई का, एजुकेशन का हब बन जाता, लेकिन उन्होंने उसे भी कैंसिल कर दिया। आज की तारीख में हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाहर जाते हैं, या प्राइवेट संस्थाएं बहुत खुल गई हैं, उनमें पढ़ने जाते हैं, तो एक तो गरीब आदमी उसे वहन नहीं कर पाता उसका खर्चा। सरकारी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे तो एक गरीब आदमी का बच्चा भी उसमें पढ़ सकता है। सरकारी संस्थाएं या खुल जाएं, एक हमारे बरेली जिले में, भाई आज की तारीख में हम एक बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ऐसे उत्तरांचल के, जो यह व्यापार चलता था उत्तरांचल का। जब से उत्तरांचल बना हमारा व्यापार यहाँ भी ठप हुआ। हमारे एक रबड़ फैक्ट्री हुआ करती थी, वो भी बंद हो गई, उससे भी व्यापार में बड़ा इफेक्टेड हुआ। हमारे ना व्यापार है ना एजुकेशन है। हम सबसे पहले इन्हीं दो चीज़ों पर मुद्दा बनाएंगे कि पहले व्यापार ऐसा बढ़ाया जाए, एजुकेशन ऐसी दी जाए। कैंट के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पूरी मेहनत और लगन से ये काम करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर लगातार पलटवार कर रही है। और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि लाल रंग जो है वो खतरे की निशानी है, लाल रंग से उत्तर प्रदेश के लोगों को डरना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या ये लाल रंग क्या है मसला इसका? देखिए, आपको बताया थी भाई, चूंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भाई प्रधानमंत्री वो हमारे भी हैं, जब देश के हैं तो हमारे भी हैं। लेकिन इस शब्द पे मैं उनकी एजुकेशन पर सवाल उठा दूं या उनके ज्ञान पर सवाल उठाऊं, कहते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। लाल रंग क्रांति का रंग है, लाल रंग मां दुर्गा की चुन्नी का रंग है, लाल रंग जिनके इष्ट देव, इनके वो हमारे भी इष्ट देव है भगवान श्री राम, उनके सबसे प्रिय भगवान हनुमान जी का रंग है। अब इस पे ये लाल रंग घबराहट किससे होती है, मैं आपको सही बताऊं। लाल रंग लाली दरे हरदर लाल लंगूर और बज दे दानव दलन जय 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 कपसूर। जब भगवान हनुमान जी ने लाल रंग का धारण करा तो उसे राक्षस लोग भागे, और ये टोपी उसी रंग का पर्याय है। और इसे देख के जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो यूपी नहीं हिंदुस्तान छोड़ के भागेंगे। तो सोचना यह है कि अब आपको रंग के अप्राय, आप रंग से संप्रदाय, आप रंग से व्यक्ति विशेष को जोड़ रहे हो, ये बड़ा अजीब लगता है। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि आपको इतना अच्छा मौका दिया, आपको प्रदेश में, सेंट्रल में, हर जगह आपको बना के दिया। अरे आप डेवलप कर देते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 12 से लेकर 17 तक जो विकास किया, आप उनके फीता काट रहे हैं। अब तक इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं करा, अब घोषणाएं स्टार्ट करी है इन्होंने। समाजवादी इत्र लॉन्च जो हुआ उसके बाद उनके ठिकानों पर जो है छापे पड़ना शुरू हुए। और कल जब अमित शाह जी बरेली आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि समाजवादी इत्र जो है उत्तर प्रदेश में दुर्गंध फैला रहा था, इसलिए उसका सफाया करना ज़रूरी था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वजह ये है, दुर्गंध उन्हें लग रहा है क्योंकि जब उन्हें लग रहा है मेरे ज़मीनी स्तर मेरा खिसक चुका है। उनका यहाँ का नहीं, हर जगह, हर प्रदेश का। चूँकि सेंट्रल में वो हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ये कह चुके हैं, और आप लोग पत्रकार बंधु जब जानते भी हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है, चाहे वो यूपी से पहले बिहार में हुआ हो, बंगाल में हुआ हो, तो इन लोगों की पॉलिसी है कि उनके जो नेता लोग हैं उनके घर ईडी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, सीबीआई की सब जांचें करा देते हैं, उन्हें परेशान करने का इनके बन जाता है, तरीका बना लिया इन्होंने, परेशान करिएगा। इनका सबसे पहले काम हुआ जो उन्होंने धोखे से जो उन्होंने ईडी की छापे डलवाए, वो पीयूष जैन जी के डाल दिए। क्योंकि हमारे पम्मी भाई भी पी से नाम है और उनका भी पी से नाम है। वो जब उनके बरामदगी हुई तो आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा डालता है तो जो आपकी रकम पकड़ी जाती है उसका 30% टैक्स पड़ता है, पैसा वो सरकार का हो जाता है। लेकिन इन्होंने जस्ट अपोजिट करा, उसे जीएसटी में डाल दिया। आज पीयूष जैन जो पैसा 200-300 करोड़ रुपए जो उनकी बरामदगी हुई है, 30% जमा करने के बाद पैसा उनका नंबर 1 का हो जाएगा। दूसरी चीज आप एक चीज बताइए कि आप प्रदेश में, देश में सब जगह है, आप काला धन कह रहे थे, एक साथ इतना पैसा उसके पास तो आ नहीं सकता है भाई। उसको 2-4-5 साल में आया होगा पैसा, वो कैसे पहुंचा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं नोटों गड्डियों पे भी स्लिप लगी हुई है बैंकों की, आप बैंक से पता करवाइए वो कहां से निकली है। अब जब इनके झूठ का उजागर हो रही है तो उन्होंने छिपाने के लिए पम्मी भाई के अभी जो हमारे एमएलसी साहब हैं, इतना काम उनका भी है, उनका भी दबिश्ती है, उनके भी छापे पड़ रहे हैं, अभी वहां कोई बरामदगी नहीं हुई है। अब आता है इत्र का। हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इत्र का लॉन्च जो किया था, उन्होंने कहा था कि हम देश देश में गुलदस्ता बनाया, इस देश में खुशबू फैलाओ, प्यार महके, उन्होंने उस इत्र का लॉन्च किया। लेकिन चूक उनकी सोच ऐसी बन चुकी है, उन्हें हर चीज की ना, हर जगह गंदगी की महक आ रही है। जैसी मानसिकता आदमी की होती है वैसी उनकी मानसिकता बन चुकी है। चाहे हमारे गृह मंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री, उनकी सबकी मानसिकता बन चुकी है। वो आज की तारीख घबराहट बैठ चुकी है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी के ऊपर उन्होंने सब चीज जांचें करा ली, सब कुछ करने में जब उन्हें कुछ नहीं बरामदगी, उन्होंने पता है आज आम पब्लिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे चल रही है। एक पब्लिक जनता, एक समाज समझ चुका है कि हमारा भविष्य किसमें है, हमारा व्यापार किसमें है, हमारे बच्चों का भविष्य किसमें है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी में है, उनके समाजवादी पार्टी में। इनकी घबराहट इन्हें बता रही है। जो कहते हैं पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये अपनी खिसियाट निकालना है। लोगों को बुला रहा है जबरदस्ती, डीएम, एसडीएम, लेखपाल, टीचर सबसे कह रहे हैं अपने बच्चों को लेके आओ, वहां से अपने व्यक्तियों को लेके आओ, रोजगार सेवकों को लेके आइए, मनरेगा मजदूरों को लेके आइए। मतलब आपने ये स्थिति कर दी कि आप पे भीड़ नहीं जुट पा रही, तो अब आप सबको इकट्ठे कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली देख लीजिएगा, एक जगह प्रदेश में बता दीजिएगा जहां उनकी रैली फिलहाल हुई हो, या उन्होंने किसी से जबरदस्ती कहा हो कि आप आइएगा। इनके लिए प्यार जन सैलाब उमड़ चुका है, और उस जन सैलाब उमड़ने की वजह से सबसे पहले घबराहट में ये 3 कानून उन्होंने तभी वापस लिया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली निकली थी। जो लखनऊ से रैली चल गई, रायबरेली वाली रैली, रात शाम को 4 बजे चल गई, सुबह 5 बजे 200 किलोमीटर अथाह जनसमूह। ये घबराहट आ गई इनके अंदर। उन्होंने कहा आज मैं उत्तर प्रदेश जा रहा है, उन्हें पता उत्तर प्रदेश जाते ही इनका सेंट्रल भी इनके पास से जाएगा, और उत्तर प्रदेश तो 100% गया। आम पब्लिक, हर बिरादरी, चाहे वो नीचे का तबका हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे एससी कोटा का, चाहे ओबीसी का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए सबको विकल्प एक ही दिख रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। हकीकत बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति केंद्र की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालती है। इसी वजह से हर कोई चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता काबिज करे। उम्मीदों की साइकिल 2022 में कितना दौड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त हम नूतन शर्मा जी से ये जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी इन पर भरोसा क्यों करे, इनमें वो कौन सी खूबी है जो दूसरे प्रत्याशियों में या दूसरे दावेदारों में खूबी नहीं है। देखिए अतीक भाई, हम किसी प्रत्याशी, किसी आवेदक के लिए कोई बात नहीं कह सकते। सब हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और हम लोग सब भाइयों की तरह प्यार से रहते हैं। मेन निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वे करा चुके हैं। अगर वो हमें टिकट देते हैं तो मैंने आपसे बताया कि मेरा शायद ही ऐसा कोई समाज है जहाँ से मुझे प्यार नहीं मिल रहा। मैंने ब्राह्मण समाज के अलावा बताया, मैंने हर समाज में मुझे प्यार मिल रहा है, और वो इसलिए मिला है कि भाई मुझे भाई की तरह कर रहा है, बड़े मुझे बेटे की तरह दे रहे हैं, और बहनें माताएं मुझे अपने बेटे और भाई की तरह देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे टिकट देते हैं तो मैं ऊपर वाले से, अगर उनका आशीर्वाद रहा तो ये सीट जिस पे घमंड था भारतीय जनता पार्टी को कि मैं हमेशा जीतती आई हूं, अब की ये सीट समाजवादी पार्टी की होगी और 110% होगी। कार्यक्रम के अंत में मैं गुजारिश करूंगा कि आज इस मौके पर आपका जन्मदिन भी है आज, और नए साल का पहला दिन भी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद अतीक भाई, पहले तो आपका कि आपने मुझे जन्मदिन का आपकी जानकारी में हुई और आपने मुझे प्यार दिया इस बात का। पहली बात तो मैं 30 साल से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। मैं करीब 15 साल से समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूँ। दूसरी बात, मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, बरेली शहरवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले समय में लोहड़ी का पर्व आ रहा है, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, उसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज, सबसे बड़ा पर्व जो आने वाला है वो है चुनाव वाला जो भी पर्व आ रहा है, लोकतंत्र बचाने का पर्व आ रहा है, संविधान बचाने का पर्व आ रहा है। उस पर्व पे मैं सभी से एक अपील करता हूं कि 2012 से लेके 2017 तक देखते हुए जिन्होंने आपका विकास किया, जिन्होंने आपको डेवलप करा, आपके देश प्रदेश को उन्नति लेके आए, उनके तरफ देखते हुए अगर आप आज इस चीज़ों को हिंदू मुस्लिम छोड़ के अगर आप वोट डालने जाए, अगर अपने बच्चों को भविष्य देखते हुए करें और आप डेवलपमेंट पे ध्यान देते हुए दें, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। उत्तर प्रदेश के विकास को देखते हुए काम करिएगा और अपना वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार ये लोग जो भड़काने वाले हिंदू और मुस्लिम
राजनीति करने वाले लोग हैं, इससे छुटकारा जब ही आपको मिलेगा जब आप वोट डालने जाएंगे। अगर आप घर बैठ के आपने कहा मैं किसे वोट दूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूं लेकिन वोट नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, तो भाई साहब सबसे बड़ी आप गलती करोगे, उस व्यक्ति को फिर मजबूत कर रहा आप वोट नहीं दोगे। आप वोट जरूर दीजिए, इस लोकतंत्र की इस अहम पर्व में अपनी साझेदारी का उसका हिस्सा जरूर बनिए। आज साल का पहला दिन है 1 जनवरी, और आज के दिन नूतन शर्मा जी की पैदाइश हुई थी और बरेली ज़िले को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो समाज सेवा से जुड़कर, जिसने समाज सेवा से जुड़कर लोगों के लिए काम किया। आज के दिन का जन्मदिन भी है, मैं इनको अपनी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं, नए साल की शुभकामनाएं भेंट करता हूं। इसी के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जीत कर लखनऊ पहुंचे और लोगों के लिए काम करें। इसी के साथ फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।